हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर ये हमारी जो वीडियो चल रही है ये पार्ट नंबर 4 चल रहा है। इसके अंदर हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ डिस्कस किया था, जो आपके रूट स्विच को इलेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं। तो इसके अंदर हमारा जैसे कई चीज़ें और रहते हैं, कई बार जैसे हमारे इलेक्शन के अंदर टाई भी हो सकता है। तो टाई से कैसे है बचा जाता है वो देखिए। सबसे पहले हमारा जब ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर क्या होता है, इलेक्शन होता है किसका, रूट ब्रिज का, कि इन तीनों में से कौन सा रूट ब्रिज बनेगा। तो रूट ब्रिज बनने के लिए या रूट स्विच बनने के लिए हमारे पास दो चीज़ होती है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे प्योरिटी वैल्यू, प्योरिटी यानी कि जिस स्विच की प्योरिटी वैल्यू सबसे लोएस्ट होगी वो ही हमारा रूट स्विच बनेगा। यदि इन तीनों स्विचों की प्योरिटी वैल्यू सेम हो तब क्या चेक हो, तो नेक्स्ट फील्ड जो हमारा होता है वो होता है हमारा मैक एड्रेस। तो हर तीनों स्विचों के मैक एड्रेस चेक किए जाते हैं। जिसका मैक एड्रेस सबसे लोएस्ट होगा वो हमारा क्या बन जाता है, रूट स्विच। यानी कि रूट स्विच का इलेक्शन करने के लिए हमें दो चीज़ देखनी होती है। सबसे पहले प्योरिटी वैल्यू, यदि प्योरिटी वैल्यू सेम है, जिसकी प्योरिटी वैल्यू लो है तो वो हमारा रूट स्विच, यदि सेम है तो फिर चेक किया जाता है मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस जो लोएस्ट होगा वही हमारा रूट स्विच बनेगा। और मैक एड्रेस कभी भी सेम नहीं होता, वो हमेशा यूनिक ही मिलता है आपको। इसके बाद जो सिलेक्शन होता है वो होता है हमारा रूट पोर्ट, यानी कि जो हमारे नॉन रूट स्विच हैं उनमें से कौन सी पोर्ट उनकी रूट पोर्ट बनेगी। रूट पोर्ट क्या है कि किस पोर्ट से, जिस पोर्ट से वो मतलब रूट स्विच पे पहुंचने के लिए वो कौन सी पोर्ट का इस्तेमाल करेगा, वो उसकी रूट पोर्ट कहलाती है। इसमें सबसे पहले रूट पोर्ट का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, वो होता है कोस्ट टू रीच रूट, यानी कि जिसकी कोस्ट सबसे लोएस्ट होगी वही उस स्विच की रूट पोर्ट बनेगी, और वो रूट पोर्ट हमेशा उसकी फॉरवर्डिंग स्टेज पे जाएगी। जैसे इसमें बात की जाए, ये हमारा रूट स्विच है और इस स्विच को इस रूट स्विच पे भेजने के पास दो वे है। पहला तो ये यहाँ से यहाँ भेज सकता है और यहाँ से यहाँ, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ भेजता है तो यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू कितनी, 19 + 19 तो आपकी हो जाएगी 38। तो यहाँ, और जब डायरेक्टली ऐसे भेजेगा तो यहाँ पे कितनी है, 19 है। तो ये वाला जो इसका इंटरफेस है वो क्या बनेगा, रूट पोर्ट। यदि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जहां पे हमारी कॉस्ट वैल्यू सेम हो जाए, सेम होने से मतलब क्या है, मान लो जैसे हमारे दो स्विच यहां पे हैं, अब दोनों स्विचों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया सेम ऐसे, फिर अगेन हमने ऐसे जोड़ दिया। अब इस स्विच को इस स्विच पे जाने के लिए यदि वो दिखेगा कॉस्ट वैल्यू इसकी भी क्या है, यहां पे 19 है, यहाँ पे हमारी 19 है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इन दोनों स्विचों में भी इलेक्शन होगा, यानी कि जिसकी लोएस्ट वैल्यू हो, आपकी प्योरिटी वैल्यू प्लस मैक एड्रेस जो लोएस्ट होगा वही हमारा रूट स्विच बनेगा। यहाँ पे हमारा ये इसमें हमारा रूट स्विच ये बना है, रूट स्विच। अब इस स्विच की बात करें तो इस स्विच को इस पे जाने के लिए, यानी कि रूट स्विच पे जाने के लिए दो है, ये यहाँ इससे भी जा सकता है और इससे भी जा सकता है। तो इन दोनों पोर्ट में से कौन सी पोर्ट उसकी रूट पोर्ट बनेगी, यानी कि रूट स्विच पे जाने के लिए। अब रूट पोर्ट बनाने के लिए वो क्या चेक करते हैं, कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19, यदि लोएस्ट होती तो ये यहाँ से डाटा ट्रांसफर कर देता है, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में हमारी इक्वल है। तो उसके बाद क्या होता है, इंटरफेस विद लोअर नंबर, यानी कि दोनों इंटरफेस में से जो लोएस्ट नंबर हो, यानी कि यहाँ पे इंटरफेस 1 है, यहाँ पे इंटरफेस 2 है, तो 2 में से लोएस्ट कौन सी है, 1, तो यही इसकी रूट पोर्ट कहलाएगी। तो ये हमारा रूट पोर्ट सिलेक्शन करने के लिए हम दो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट, फिर कॉस्ट वैल्यू सेम होती है, फिर हम देखते हैं लोएस्ट इंटरफेस नंबर। तो लोएस्ट इंटरफेस नंबर होगा वही हमारा रूट पोर्ट का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद डेजिग्नेशन स्विच पोर्ट। अब डेजिग्नेशन स्विच पोर्ट कौन सी बनेगी, सबसे पहले हमारा वही सेम कॉस्ट टू रीच रूट। इसको हम इस डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे है डेजिग्नेशन स्विच पोर्ट, यानी कि जो डेजिग्नेशन स्विच होगा उसकी जो पोर्ट होगी वो डेजिग्नेशन स्विच पोर्ट कहलाएगी। सबसे पहले इसके अंदर है कॉस्ट टू रीच रूट, यानी कि इस स्विच की बात करें, यानी कि इस स्विच पे यदि वो रूट स्विच पे जाना चाहता है उसकी वो कॉस्ट वैल्यू क्या है, 19 है।
तो ये क्या बन जाएगी, इसकी रूट पोर्ट बन जाएगी, और यहाँ से ये है, इसकी क्या है 5 है, तो ये इसकी रूट पोर्ट बन जाएगी। अब बात आएगी यहाँ के इस एरिया की बात, तो ये वाला स्विच यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करेगा, ये वाला स्विच यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करेगा। इसने यहाँ पे देखा कि रूट स्विच पे जाने के लिए जो मेरी कॉस्ट वैल्यू वो क्या है 5 है, इसने यहाँ पे फॉरवर्ड किया 5 है, और इसने फॉरवर्ड किया 19 है, तो यहाँ पे कम है, तो ये वाली पोर्ट से क्या बन जाएगी, डेस्टिनेशन पोर्ट। अब यदि मान लो ये भी हमारी 19 होती, तो अब देखिए इस केस में भी हो सकता है कि जब इसने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की कि रूट स्विच पे जाने की मेरी जो कॉस्ट वैल्यू है वो 19 है, इस स्विच ने बोला कि मेरे रूट स्विच पे जाने के लिए जो मेरी कॉस्ट वैल्यू है वो भी 19 है, तो दोनों ही 19 है। तो उसके बाद क्या होगा, स्विच विद लोएस्ट ब्रीज आईडी, इन दोनों में से देखा जाता है कि इन दोनों स्विचों में से जिसकी ब्रीज आईडी लोएस्ट होगी वही हमारा डेस्टिनेशन स्विच बनेगा, और उसी पोर्ट की वो जो पोर्ट होगी वो क्या बन जाएगी, हमारी डेस्टिनेशन पोर्ट, स्विच पोर्ट। इसके बाद यदि मान लेते हैं हमारे जो लोएस्ट ब्रीज आईडी है वो भी हमारी यहाँ पे सेम मिली, सबसे पहले कॉस्ट वैल्यू सेम मिली, उसके बाद हमने इसकी जो ब्रीज आईडी थी वो हमने चेक की, ब्रीज आईडी भी हम मान लेते हैं सेम मिली। उसके बाद क्या होगा, पोर्ट विद द लोएस्ट नंबर, जिसका दोनों इंटरफेस में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मान लो आपका 4 है, तो जिसका लोएस्ट नंबर होगा वही हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट बन जाएगा, और वही हमारा डेस्टिनेशन स्विच बनेगा। हमारे जो स्विच के अंदर इलेक्शन था वो पहले रूट ब्रिज का होगा, फिर रूट पोर्ट का होगा, फिर उसके बाद डेस्टिनेशन स्विच पोर्ट होगा। और एक बार स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पूरा यदि एक बार रन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है उसका प्रोसेस, तो जो किसी भी स्विच की जितनी भी इंटरफेस है जो फॉरवर्डिंग स्टेज में जानी तो इंटरफेस फॉरवर्डिंग स्टेज में जानी तो फॉरवर्डिंग स्टेज में चली जाएगी, जो बचेगी वो ब्लॉकिंग कंडीशन में चली जाएगी। जैसे इस कंडीशन में यहाँ पे ये वाला इंटरफेस हमारा ब्लॉकिंग स्टेज पे है। और कई बार ऐसा होता है कि ये तो प्रॉपर्ली ऐसे कंटिन्यू का वर्क करता रहेगा, लेकिन यदि कहीं पे कोई भी चेंजिंग आता है, चेंजिंग से मतलब क्या है कि यदि मान लो ये लिंक डाउन हो जाए, अब ये लिंक डाउन हो जाएगा तो स्विच क्या करेंगे, रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट कौन सा स्विच, इन तीनों में से कौन सा स्विच जो रिएक्ट करेगा, यानी कि जिसके पास बीपीडीएस मैसेज रिसीव नहीं होते हैं, जिसको बीपीडीएस मैसेज मिलने बंद हो जाएगा, वही स्विच रिएक्ट करेगा। अब जो रिएक्ट का जो टाइमिंग है वो क्या है, बाय डिफॉल्ट 10 सेकेंड का है। यदि इस स्विच को 10 सेकेंड तक इस पोर्ट से हेलो बीपीडीएस मैसेज नहीं मिलेंगे तो ये भी रिएक्ट करेगा। अब 10 सेकंड से कई बार क्या होता है कि हमारा स्विच कई बार 10 सेकंड तक भी वेट नहीं करता, वो सेम टाइम पे रिएक्ट करने लग जाता है। इसका रीज़न क्या है, यदि मान लो इस स्विच की ये वाली इंटरफेस डिसेबल हो जाती है, डिसेबल मतलब स्विच को ये पता है कि ये डिसेबल है, तो मतलब इसको ये है कि ये इस इंटरफेस से हेलो बीपीडीएस मैसेज रिसीव ही नहीं कर सकता, तो ये सेम टाइम पे रिएक्ट करेगा। रिएक्ट में ये देखेगा कि एक्चुअली जिससे उसे रिसीव हो रहा है हेलो बीपीडीएस मैसेज, क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। तो ये वाला जो स्विच है ये हमारा ये चेक करता है कि हमारा जो रूट स्विच है वो अवेलेबल है नहीं है। अब ये इंटरफेस तो हमारा डाउन हो गया, तो इस इंटरफेस तो उसको हेलो बीपीडीएस मिलेंगे नहीं, तो यहाँ से उसको हेलो बीपीडीएस मिलेंगे, और उसमें जो हेलो बीपीडीएस उसको मिल रहे हैं उसके अंदर वो देखता है कि जो इसकी ब्रिज आईडी है वो सेम ही आ रही है, तो हमारा सेम मतलब हमारा ये रूट स्विच अवेलेबल है। यदि हमारा एक कंडीशन ये भी मान लेते हैं कि हमारा ये जो रूट स्विच था यही डाउन हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये दोनों स्विचों में दोबारा इलेक्शन स्टार्ट होगा कि कौन सा रूट स्विच बनेगा और कौन सा नॉन रूट स्विच बनेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो हमारी जो इंटरफेस ब्लॉकिंग कंडीशन पे है वो हमारी फॉरवर्डिंग कंडीशन पे आ जाएगी। लेकिन किसी भी स्विच की डायरेक्टली डिसेबल से आपके फॉरवर्डिंग कंडीशन पे नहीं आती, तो उसमें कुछ कंडीशन है। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉस्ट की। यहाँ पे यदि आपके स्विच के बीच में जो इथरनेट
स्पीड है यदि वो 10 Mbps पे है तो जो उसकी कॉस्ट वैल्यू काउंट की जाएगी वो 100 की जाएगी। 100 Mbps का लिंक है, जैसे हमने वहाँ पे 100 Mbps का लिंक था तो हमने कॉस्ट वैल्यू वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें 19 हमने यूज़ की थी। यदि 1 गीगाबिट्स का है आपका 1 गीगाबिट्स का है तो हमारी आएगी 4 और 10 Gbps का है तो हमारी आएगी 2। इसके बाद जैसे हमने अभी डिस्कस किया यदि कोई भी चेंजिंग होता है तो दोबारा ही हमारे हेलो मैसेज देखिए यहाँ पे जो हमारे कहीं पे लिंक डाउन होगा तो हमारे उस स्विच को हेलो प्रोड्यूस मैसेज मिलना बंद हो जाएंगे, यानी कि तो 2 सेकंड बाद चेक करेगा, 2 सेकंड बाद यदि उसको नहीं मिलेगा तो रिएक्ट करेगा और 10 मैक्सिमम 10 सेकंड तक वेट करेगा। और कई बार जैसे मैंने अभी भी बताया सेम टाइम पे नहीं कर पाएगा तो सेम टाइम पे भी हमारा स्विच कई बार रिएक्ट करता है। उसकी कंडीशन क्या है कि हमारी वो इंटरफेस डिसेबल मतलब उसको बीपीडीएस मैसेज से रिसीव ही नहीं होने तो सेम टाइम पे वो रिएक्ट करता है। इसके बाद फॉरवर्डिंग डिले, अब आपकी जो 15 सेकंड लेता है आपके डिसेबल से फॉरवर्डिंग कंडीशन पे आने के लिए, उसमें भी कई चीज़ें हैं, देखते हैं अभी। तो इसमें सबसे पहले चल रही है लिसनिंग। सबसे पहले लिसनिंग स्टेट में क्या होता है कि लाइक द ब्लॉकिंग स्टेट द इंटरफेस डज नॉट फॉरवर्ड द फ्रेम्स, यानी कि लिसनिंग स्टेज में हमारा पहले तो डिसेबल से ब्लॉकिंग कंडीशन में हमारा फ्रेम फॉरवर्ड नहीं होते। उसी कंडीशन जब हमारा डिसेबल से जब लिसनिंग स्टेज में आएगा हमारा कोई इंटरफेस, जैसे हमने यहाँ पे बात की तो जैसे हमारा ये लिंक डाउन हो जाएगा तो डाटा हमारा यहाँ से रिसीव होगा तो हमारी ये वाली इंटरफेस क्या है ब्लॉकिंग, तो ब्लॉकिंग से हमारी सबसे पहले लिसनिंग स्टेट में आएगी। अब जब लिसनिंग स्टेट में आएगी तो उसमें हमारा क्या करेगा, वो इस इंटरफेस से हमारे कोई भी पैकेट आगे फॉरवर्ड नहीं होंगे। लेकिन इसमें इस स्टेज में करता क्या है हमारा स्विच, लेकिन जो हमारी ओल्ड एंट्री है मैक टेबल के अंदर इनकरेक्ट मतलब जो पुरानी है इनकरेक्ट एंट्री है जिसका भी काम नहीं है तो वो चीज़ें हमारी मैक टेबल से एंट्री उसको रिमूव कर देगा, यानी कि टेम्परेली जो पड़ी है वो सारा रिमूव कर देता है लिसनिंग स्टेज में। अब वो चीज़ थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं। अब देखिए यदि ये वाला सिस्टम इस वाले सिस्टम पे डाटा सेंड करना चाहता है तो हमारे इस स्विच के पास क्या इसके जो मैक टेबल के अंदर है उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है कि ये वाला स्विच यानी कि ये मैक एड्रेस आपका यानी कि ये वाला कंप्यूटर इसके इस इंटरफेस पे कनेक्ट होता है तो ये इस इंटरफेस से ये इसके पैकेट्स को फ्रेम्स को रिसीव करेगा। लेकिन अब ये वाला लिंक तो मान लो डाउन हो गया, अब जब डाउन होगा तो अब ये वाला आप होना है तो जो इसकी जो एंट्री पड़ी हुई है वो एंट्री यहाँ पे लिसनिंग स्टेट में यहाँ पे रिमूव कर देगा इस वाले लिसनिंग स्टेट में। इसके बाद है लर्निंग स्टेट। लर्निंग स्टेट में क्या होता है, इंटरफेस इन दिस स्टेट स्टिल डोंट फॉरवर्ड द फ्रेम्स, यानी कि इस इंटरफेस से जब हमारा वो इंटरफेस लर्निंग स्टेट में आता है उससे भी डाटा कोई भी फ्रेम फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे बट फ्रेम रिसीव कर लिए जाएंगे। बट द वीकेंस टू द लर्न द मैक एड्रेस, और जितने भी हमारे उसके जो मैक एड्रेस है न्यू एंट्री अपनी मैक टेबल के अंदर वो एंट्री करेगा। अब यहाँ पे स्पैनिंग ट्री स्टेट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारे जो स्टेज है वो ब्लॉकिंग स्टेज में क्या होगा कि हमारा जो डाटा जो फ्रेम्स हैं वो हमारे फॉरवर्ड नहीं होंगे। और क्या होगा, लर्न्स मैक बेस्ड ऑन द रिसीव फ्रेम, और कोई रिसीव भी नहीं होगा और परमानेंटली हमारे ब्लॉकिंग में जाएगी तो हमारी जो मैक एड्रेस के जो टेबल है उसके अंदर वो स्टेबल रहेगी। इसके बाद लिसनिंग स्टेज में ना तो कोई डाटा फॉरवर्ड किया जाएगा ना कोई जो फ्रेम है ना वो रिसीव किए जाएंगे। ये हमारा क्या है, ट्रांसिटरी है। इसका मतलब क्या है, ये टेम्परेरी है। इसकी कोई 15 सेकेंड तक का टाइमिंग है। इसके बाद है हमारी लिसनिंग स्टेट। लर्निंग स्टेट में क्या है, कोई भी फ्रेम आपके फॉरवर्ड नहीं होंगे बट रिसीव किए जाएंगे, तो ये भी हमारा टेम्परेरी है। इसके बाद हमारी ब्लॉकिंग से लिसनिंग से लर्निंग और लर्निंग से हमारे किस में आ जाएगी, फॉरवर्डिंग स्टेज में। फॉरवर्डिंग स्टेज में हमारा जो फ्रेम है वो फॉरवर्ड होंगे, फ्रेम हमारे रिसीव भी आप कर सकते हो और परमानेंटली हमारे टेबल के अंदर एंट्री हो जाएगी इस टेबल में। इसके बाद डिसेबल में आप कोई भी फ्रेम फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, कोई भी आपके जो फ्रेम है वो रिसीव नहीं कर पाओगे, ये भी हमारा स्टेबल में चली जाएगी। इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शनल एसटीपी फीचर्स के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।